स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एक्ट 10। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट एनआईए कोर्ट दो मामलों पर आज भी सुनवाई जारी रखेगी। दोनों मामलों में यासिन मलिक मुख्य आरोपी है। यासिन मलिक एक अलगाववादी नेता है जो कि 1990 के दौरान कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। फिलहाल 57 वर्षीय मलिक पर 2017 में आतंकियों की फंडिंग करने का आरोप लगा था। इस सिलसिले में एनआईए अदालत ने उसे 24 मई 2022 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, आज की ये जो हियरिंग है एनआईए में दो मामले हैं और दोनों मामलों में यासिन मलिक जो है मुख्य आरोपी है। ये दोनों मामले क्या है, जरा दर्शकों को डिटेल में बताएं और आज की हियरिंग इस मामले को लेकर कितना अहम है। देखिए, मैं आपको विशाल एक अपडेट दे दूं कि आज की जो हियरिंग है वो खत्म हो गई है। दोनों केसों में हियरिंग खत्म हो गई है। जो रूबिया सईद का जो केस है उसकी हियरिंग अब सितंबर 16 को होगी और जो आईएफ की केस है वो 1 अक्टूबर को होगी। वो जो हियरिंग है वो आज की यहाँ इसी जो कोर्ट है इसके पीछे जो एनआईए कोर्ट है वहाँ पे यहाँ इसमें हियरिंग हुई आज सुबह ही। और उसमें क्या क्या पूरा हुआ है, मेरे साथ खुद इस पर बात करने के लिए हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं एनआईए के एसके भट्ट जी। वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं एनआईए के जी। और सीबीआई के भी प्रोसिक्यूटर हैं इन दो केसेस में जो यासिन मलिक जिसमें अक्यूज्ड है। इन्हीं से हम पूरी तफसील ले लेंगे। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले भट्ट साहब, आज क्या क्या हुआ उसकी तफसील ले लें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज दोनों केसेस लगे हुए थे। स्पेशल जज डेजिग्नेटेड टाडा कम एनआईए, तो एक RC 1 और 90 भी लगा था और RC 7S और 90 लगा था। 1S90 इज रिलेटेड टू रुबिया सईद किडनैपिंग केस जो यासिन मलिक एंड पार्टी ने किया है। तो और दूसरा 7S90 इज रिलेटेड टू रुबिया सईद केस और 1S इज रिलेटेड टू एयरफोर्स किलिंग केस। तो वो दोनों लगे थे आज। इसमें लास्ट टाइम जो है एक रिपोर्ट आई थी जज साहब के पास कि जो प्रीवियस हियरिंग था, तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि जो रफीक पहलू है, वन ऑफ द एक्यूज्ड हु हैज बीन चार्ज्ड इन बोथ द केसेस एंड फेसिंग द ट्रायल, तो उसमें रिपोर्ट एक आई थी। उसको एक केस में श्रीनगर पुलिस ने अरेस्ट किया है यूएपी प्रोविजंस के तहत और वो इस वक्त जेल में है। उसके साथ और भी 9 मुलजिम है कॉन्स्पिरेसी जो रिएक्टिवेट कर रहे थे JKLF वहाँ। तो वो रिपोर्ट आज हमने पेश की। तो वहाँ रिक्वेस्ट लिखा है सुप्रीम सेंट्रल जेल श्रीनगर ने कि इसको प्रोटेक्शन वारंट इशू किया जाए ताकि हम नेक्स्ट डेट पे इसको पेश करेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने वो रिक्वेस्ट मानी। उन्होंने प्रोटेक्शन वारंट जो है इशू आज की डेट में किया और हिदायत दी कि उसको वर्चुअल मोड पर नेक्स्ट डेट पर पेश किया जाए। एक का 16 का है और एक का 1 अक्टूबर को डेट लगी है फॉर एविडेंस। सीबीआई को डायरेक्शन किया गया कि एविडेंस नेक्स्ट डेट पर पेश करे। और हमने आज ऑन बिहाफ ऑफ सीबीआई कैंसिलेशन ऑफ बेल एप्लीकेशन रफीक पहलू के खिलाफ दे दिया कि इसकी जो बेल ऑलरेडी दोनों केस में है वो कैंसिल किया जाए क्योंकि उसने रिपीट किए हैं वही ऑफेंसेस आज, जिसकी कॉपी डिफेंस काउंसिल को दिया गया ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए। एंड वी आर होपफुल दैट हिज बेल विल बी कैंसिल्ड। 16 तारीख का कौन सा केस अब 16 सितंबर को और 1 अक्टूबर, जरा दर्शकों को विस्तार से बताएं। 16 तारीख को जो है वो एयरफोर्स वाला केस है, उसमें गवाह हमें लाने हैं। जो रिमेनिंग गवाह है उसमें से 2-3 गवाह लाने हैं और जो 7S है रुबिया सईद केस वो लगा है 1 को, उसमें भी रिमेनिंग गवाह हमें लाने हैं 2-3 गवाह जो मटेरियल है। तो दोनों केसेस एविडेंस पर लगे और रफीक पहलू एक्यूज जो है इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में दूसरे केस में 32/2023 श्रीनगर वाला, उनको हिदायत की गई कि इसको वर्चुअल मोड पर पेश किया जाए और बेल कैंसिलेशन का भी हमने अप्लाई किया आज उसका। जो रफीक पहलू है वो कितना इंपॉर्टेंट है इसमें, इस केस में? यासिन मलिक तो है ही, रफीक पहलू कितना है? रफीक पहलू ने पार्टिसिपेट किया था जब रुबिया सईद किडनैपिंग का ऑफेंस किया गया। यासिन मलिक वाज लीडिंग दैट पार्टी एंड ही वाज वन ऑफ द एक्यूज्ड इन दैट। और एयरफोर्स का जब किलिंग हुआ ही वाज आल्सो वन ऑफ द एक्यूज्ड इन दैट। सारे कॉन्स्पिरेसी में उनको चार्जेस हुए हैं। ही इज फेसिंग द ट्रायल हियर, सो ही इज अ इंपॉर्टेंट विटनेस। नाउ सिंस ही हैज रिपीटेड दीज ऑफेंसेस, यूएपी के ऑफेंसेस भी उसको लगे हैं, तो देयर इज अ गुड ग्राउंड फॉर द स्पेशल जज टाडा टू कैंसिल हिज बेल, प्रीवियस बेल, बिकॉज ही हैज वायलेटेड द कंडीशंस। अगर यासिन मलिक की बात करें तो उस पर आज कोई बात हुई उनके बात यही हुई कि आई आर्ग्यूड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट दैट ही हैज ट्राइड टू रीएक्टिवेट द JKLF। इट इज ऑन द बेहस्ट ऑफ यासिन मलिक एंड JKLF जो उसके आगाज हैं
सो दे हैव ट्राई टू रिएक्टिवेट दिट एंड वहाँ क्यास क्रिएट करने के लिए एंड टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द यूटी गवर्नमेंट. सो इनका यही है कि पीस को डिस्टर्ब वहाँ करने का, एंड ही हैज रिपीटेड दैट ऑफेंस अलॉन्ग विद 9 accused. So that is why we moved a bail application for cancellation of bail application today, that his previous bail should be cancelled. अगर यासिन मलिक की बात करें तो आप लोगों ने पहले कहा था कि मांग की थी कि इनको फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे करवाया जाए, तो अब क्या वो पॉसिबल नहीं है? हमने नहीं की है, वो यासिन मलिक ने खुद की थी, तो लेकिन उसमें वो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वो ऑर्डर स्टे कर लिया. जब हमने एसएलपी किया तो इट इज नॉट पॉसिबल, उसको फिजिकल अपीयरेंस यहाँ हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दे दिया, ही हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ ऑन वर्चुअल मोड. अच्छा भट्ट साहब, आईएफ केस जो है उसमें उनको ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, उम्र कैद की सजा मिल चुकी है. आईएफ केस में जो पहले एक आया था, आदेश आया था, उसमें क्या आप चाहते हैं? इंडियन एयरफोर्स केस में अभी सुनवाई चल रही है, नॉट बीन प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड. वो उसको एनआईए केस जो दिल्ली में चला है, एनआईए कोर्ट दिल्ली ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया है, जिसमें यूएपी के प्रोविजन है और ये हवाला मनी का था. तो उसमें द एनआईए हैज प्रेफर्ड एन अपील बिफोर द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट फॉर द कन्वर्शन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनटू डेथ पेनल्टी. सो दैट अपील इज गोइंग ऑन. लेकिन इस एयरफोर्स में अभी सुनवाई चल रही है, अभी इसका कंक्लूड ट्रायल नहीं हुआ है. कितना आपको दोनों केसों में कब तक लगता है, आपको जो अभी तक जो स्टेज आया है दोनों केसों में, कब तक ये आपको लगता होगा? देखिए, जल्दी कंप्लीट होने का हमें पूरा भरोसा था, लेकिन जो चालाकियां ये करते हैं, नाउ सी 2 डेट्स हमें डिले हो गए बिकॉज ऑफ रफीक पहलू. एक बार तो 6 महीने तो यासिन मलिक ने हमें खराब कर लिए कि उसने कहा मैं कभी वकील करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी खुद पेश हो जाऊंगा, तो उस पर किया. अब उसने दूसरी एक चाल रचाई है जेकेएल अपने यासिन मलिक ने कि रफीक पहलू को अंदर किया, तो हमने पिछले बार गवाह वापस किया बिकॉज प्रोविजन अंडर सीआरपीसी इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड हम गवाह नहीं ले सकते हैं. सो दे आर प्लेइंग ट्रिक्स टू डिले दिस केस बिकॉज दे आर श्योर कि इसमें डेथ पेनल्टी उसको लगेगी, यासिन मलिक को, बिकॉज ही हैज किल्ड दिस एयरफोर्स ऑफिसर्स इन अ डे लाइट. So that is why they are playing these delaying tactics, which the court is also trying to arrest these trends, and the police is also working on this issue कि ऐसी हरकतें करने से हम इनको रोकेंगे, इनको नहीं करने देंगे. अब वो जमाना गया. तो आपको क्या लगता है कि आप जो आपको कहते हैं कि ट्रिक्स वो चला रहे हैं, तो उस ट्रिक्स को काउंटर करने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी? हमने एफआईआर दे दिया, पुलिस ने एफआईआर दे दिया, वहां पे श्रीनगर में वो अरेस्ट हुए हैं. तो पुलिस नाउ विल नॉट अलाउ देम टू इंडल्ज इन दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन द कमिशन ऑफ दीज टाइप ऑफ ऑफेंसेस. नाउ द लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी स्ट्रिक्ट इन J&K. तो इनको अब वो पुराना जमाना नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल नाउ फॉर देम. दे विल बी नेम्ड, वो कानून के गिरफ्त में आ जाएंगे जैसे आए हैं, एंड लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स. जो बाकी एक्यूज हैं, ये तो एक्यूज हैं जो जिनकी आपने, बाकी भी कुछ लोग जो बाकी एक्यूज्ड इसमें हैं, दे आर अपीयरिंग इन द कोर्ट. अगर तो आज अपियर हुए थे? हाँ, अगर पुलिस को लगेगा इनका भी इन्वॉल्वमेंट है इस नए एफआईआर में, दे टू विल बी अरेस्टेड. तो ये है. तो आपको जस्टिस जल्दी मिलने की उम्मीद है? हाँ, वी आर ट्राइंग अवर utmost to speed up the trial, and we are expecting from justice from the honorable court. न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया. ये थे एडवोकेट एस.के. भट्ट, जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में विशाल, और इनका ये कहना है कि एक केस तो 16 तारीख को, 16 सितंबर को, और दूसरा 1 अक्टूबर को अब इसमें सुनवाई होगी. और इन्होंने जो रफीक पहलू है जो इसमें एक एक्यूज है, उसकी बेल एप्लीकेशन को कैंसिल करने की उन्होंने मांग की है. और नक्शल में आज ये सारी बातें कोर्ट में हुई हैं, नए कोर्ट में. और अब जो नेक्स्ट डेट्स हैं उसमें देखना पड़ेगा कि सीबीआई क्या इसमें आगे कदम लेती है और किस तरह से ये केस बढ़ता है. लेकिन फिलहाल आज के लिए जो एडवोकेट एस.के. भट्ट ने भी कहा कि ये चीज़ें हुई कि नेक्स्ट डेट 16 सितंबर और एक डेट 1 अक्टूबर को मिली है. जी बिल्कुल. सवेर, आप हमारे साथ बने रहे. एक और अहम खबर है, उस पर भी आपसे कुछ अपडेट लेना चाहूंगा. खबर यह है कि जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी JPDCL सभी क्षतिग्रस्त स्मार्ट मीटरों को 1 हफ्ते में बदल देगी. बिलिंग और अन्य संबंधित मुद्दों पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी. ये अब खबर है उन तमाम एहतजाज और प्रदर्शनों के बाद JPDCL की तरफ से खबर यह है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो तमाम ऐसे खराब मीटर, जो मीटर खराब हो गए होंगे या जो नॉन परफॉर्मिंग है या किसी वजह से खराब हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ऐसे तमाम मीटरों को, स्मार्ट मीटरों की बात कर रहा हूं, ऐसे तमाम स्मार्ट मीटरों को बदल देगी. और बदल देने का मतलब क्या है?
बिलिंग और अन्य संबंधित मुद्दों पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। तो ये खबर है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, लगभग कई पॉलिटिकल पार्टीज, लगभग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, लगभग तमाम जो सोशल तंजीमें उन्होंने, और कई जगहों पर छोटे बड़े शहरों में स्थानीय लोगों ने, यहां तक कि महिलाओं ने सड़कों पर आकर, घरों से बाहर निकलकर स्मार्ट मीटर्स की मुखालफत की थी। समीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं सवाल को लेकर कि ये जो अब ताजा जो जानकारी है, इसका मतलब क्या है? इसमें जो बात कही गई कि जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सभी क्षतिग्रस्त स्मार्ट मीटरों को एक हफ्ते में बदल देगी। क्या स्मार्ट मीटर हटाकर दूसरा मीटर लगाएगी या दूसरा मीटर लगाएगी? क्या वो भी स्मार्ट मीटर ही होगा जो पहले डिजिटल मीटर था, या क्या है इसका अंतर क्या है? देखिए विशाल, स्मार्ट मीटर्स का जो इशू है लगातार हम देख रहे हैं, हर तरफ से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये यहाँ पे नहीं, सिर्फ जम्मू में नहीं, कश्मीर वैली में भी जगह जगह पे, श्रीनगर में हमने देखा कि जगह जगह पे इस पे प्रोटेस्ट हुए हैं। लगातार लोग सड़कों पे हैं, लगातार लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बाकी पार्टीज़ हैं, वो भी लगातार इसकी मुखालफत कर रही है। उसको देखते हुए सरकार ने अब बड़ा फैसला किया है। जो जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने ये फैसला किया है कि क्योंकि बहुत सारी जगहों से शिकायतें हैं कि जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वो जल रहे हैं, उनमें टेक्निकल स्नैग है, जिसकी वजह से वो आग पकड़ लेते हैं और फिर जल जाते हैं। कई जगहों पे डैमेज है, कई जगहों पे बिल्स बहुत आ रही हैं, कई जगहों पे रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत सारी शिकायतें हैं, जगह जगह से शिकायतें। उसको देखते हुए सरकार, अब यहाँ पे जो प्रशासन है उन्होंने फैसला किया है, जो बिजली डिपार्टमेंट है उन्होंने फैसला किया है कि एक तो जो स्मार्ट मीटर्स हैं, जहां जहां वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, डैमेज हुए हैं, उनको बदल दिया जाएगा एक हफ्ते के अंदर, और स्मार्ट मीटर से लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर जहां जहां डैमेज हुए हैं तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट की जाएगी। दूसरा, एक हेल्पलाइन शुरू हो गई है। हेल्पलाइन में क्या होगा कि जितने भी शिकायतें आप की हैं, वो इस हेल्पलाइन के जरिए आप, कोई भी कंज्यूमर जो कंज्यूमर है वो उस पर फोन करेगा, अपनी शिकायत दर्ज करेगा। अगर बिलिंग ज्यादा हुई है, रीडिंग ज्यादा दिखा रहा है स्मार्ट मीटर, या कोई भी इशू है रिलेटेड टू रीडिंग, बिलिंग और अन्य इश्यूज, उसको वो दिखा सकते हैं, उसमें वो दर्ज कर सकते हैं अपनी शिकायतें। और जो बिजली डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो खुद जाके वहां मॉनिटर करेंगे, विजिट करेंगे, वहां पे देखेंगे कि क्या जो स्मार्ट मीटर वहां लगाया गया है क्या वो ठीक है, क्या उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो वो एक प्रशासन का फैसला है। ये इसलिए क्योंकि जो दबाव है सरकार पे वो बहुत ज्यादा। आपने देखा कि 2 दिन पहले वेयर हाउस में जो बिजली प्रशासन के जो चीफ इंजीनियर हैं, वो खुद गए थे। उन्होंने ये भरोसा दिया था कि जो स्मार्ट मीटर्स हैं और जो पुराने मीटर्स हैं, देखिए शिकायत क्या है कि जो पुराने मीटर्स हैं उसमें रीडिंग कम थी और जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो बहुत ज्यादा रीडिंग दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों को देखेंगे, रीडिंग उनकी चेक करेंगे, एक लेबोरेटरी में की जाएगी, उसका भी जो रिजल्ट है वो आएगा, उसके बाद प्रशासन अपना फैसला है। लेकिन स्मार्ट मीटर, सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब स्मार्ट मीटर हर जगह पे लगेंगे, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई भी समझौता नहीं होगा। स्मार्ट मीटर्स अब एक रियलिटी बन चुकी है और हर जगह लगाए जाएंगे। घरों के बाहर लगाए जाएंगे, घरों के अंदर नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनकी टैंपरिंग हो। तो घरों के बाहर जो पोल लगे हैं वहां पे लगेंगे, लेकिन हर जगह पे लगेंगे। उसके लिए आपने देखा कि जो, अगर जम्मू की बात करें कि यहाँ डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने बाज़ाब्ता 22 नोडल ऑफिसर इसके लिए बनाए हैं। तहसीलदारों को नियुक्त किया गया है जगह जगह पे। उन एरियाज के जो तहसीलदार हैं वो खुद स्मार्ट मीटर्स लगवाएंगे जहां जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है। तो वहां पे पुलिस बल के साथ वो जाएंगे और वहां पे जो स्मार्ट मीटर से लगवाएंगे। तो स्मार्ट मीटर लगवाने का क्या आपको नहीं लगता चल रहा है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट इस बार हो रहा है वो प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल अलग नौयत का है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे जो आम लोग जो है, जो मासेस है, वो इसके खिलाफ है। मतलब लगभग हर छोटे बड़े शहर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो चुके हैं। यहां तक कि कई बार देखा गया कि इन प्रोटेस्ट में जो लेडीज हैं वो घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज लगभग सब एक के बाद एक जो है उस प्रोटेस्ट में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक टकराव जैसी स्थिति बन जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच?
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात सही भी है कि हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स का इशू है, बहुत बड़ा इशू बन गया है। ये पहले लोग निकल रहे थे, मोहल्लों में निकल रहे थे, लेकिन इसने अब पॉलिटिकल सियासी कारण इख्तियार किया है। इसमें सियासत आ गई है और सियासी पार्टियां भी अब, जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, शिवसेना है, लगातार हम देख रहे हैं जगह जगह पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ, स्मार्ट मीटर्स लगाने के खिलाफ। और ये व्यापारी संगठन है, जो ट्रेडर्स है, वो भी इसके खिलाफ है, वो भी खुश नहीं है। हर जगह पे ये कंप्लेन्स हैं। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जो शिकायतें हैं, जो एहतिजाज है, उसको रोकने के लिए, जो नाराजगी है लोगों में, उसको निकालने के, उनकी नाराजगी उनके दिमाग से निकालने के लिए, नाराजगी कम करने के लिए जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। इसमें टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर आगे क्या होता है। लेकिन सरकार का जो कदम है कि स्मार्ट मीटर्स को एक हफ्ते से जो डैमेज्ड है उनको लगाया जाएगा, या हेल्पलाइन के जरिए जो शिकायतें हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाए, शिकायतों को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो सरकार की ये पहल है। सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, चाहती है कि जो एहतिजाज है वो ना हो। स्मार्ट मीटर्स पर जो एक कन्फ्यूजन है लोगों में, एक जो घबराहट फैली हुई है, एक वो ना हो। लोगों को समझाया जाए कि नहीं, ये स्मार्ट मीटर्स कोई वो नहीं है कि इसमें ज्यादा बिलिंग होती है, ये नहीं है कि इसमें टेम्परिंग होगी, या इसमें नहीं है कि कोई रीडिंग तेजी से होगी। तो ये स्मार्ट मीटर्स वाकई में हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। तो लोगों को समझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, और प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो स्मार्ट मीटर्स, आपको याद होगा कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लगातार प्रेस कम्युनिकेशंस आ रही हैं, जिसमें लोगों को कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर्स लगाना वक्त की जरूरत है, इससे कोई रीडिंग ज्यादा नहीं आ रही। तो विशाल, एक कोशिश सरकार की तरफ से यह है कि इस मुद्दे को ठंडा किया जाए। जो एहतिजाज है, जो गर्माहट पैदा हुई है स्मार्ट मीटर्स के इशू पे, उसको खत्म किया जाए, और सरकार लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेकर इस मुद्दे पर आगे चलना चाहती है। जी विशाल। तो आप ये कह रहे हैं समीर कि सरकार स्मार्ट मीटर्स ही लगाएगी हर कीमत पर। ये जो फिलहाल जेपीडीसीएल का जो अभी अनाउंसमेंट है कि हफ्ते भर में वो क्षतिग्रस्त स्मार्ट मीटरों को बदल देगी, सवाल तो ये उठता है कि जिस मीटर की इतनी तारीफें की जाए कि स्मार्ट मीटर, वो क्षतिग्रस्त कैसे हो गया? एक तो पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि इसको बदल देने का मतलब क्या यही है कि स्मार्ट मीटर जो है वो बदले नहीं जाएंगे? अगर जो खराब मीटर हुआ भी है, स्मार्ट मीटर लेकिन खराब हो गया, मीटर स्मार्ट है, खराब हो गया तो उसको बदल दिया जाएगा, बदलने के बाद फिर से स्मार्ट मीटर लगेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो कुछ भी जेपीडीसीएल ने अभी कहा है, ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल दबाव है उसका असर है? नहीं, दबाव तो है बिजली डिपार्टमेंट पे, जो पावर डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट जो एजेंसी है, उस पर दबाव बहुत ज़्यादा है। उस पर दबाव ये है कि स्मार्ट मीटर्स का जो इशू है वो बढ़ता जा रहा है। उसका जो पॉलिटिकल एंगल लिया गया है, उसमें पॉलिटिशियन जो आ गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी, उससे भी सरकार थोड़ा बहुत बैकफुट पर आई है। तो इसीलिए प्रशासन जो है वो कोशिश कर रहा है कि इस मुद्दे पर एक समझौता किया जाए, एक ऐसी पहल की जाए जिससे लोगों की जो नाराजगी है वो कम हो जाए। अब लोगों की नाराजगी कितनी कम होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो ये पहल है, एक पॉजिटिव सोच के साथ सरकार ने ये पहल की है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मीटर्स बदले जाएंगे, स्मार्ट मीटर जहां डैमेज हुए हैं, दूसरा जहां पे शिकायतें हैं, हेल्पलाइन के जरिए उन शिकायतों को दूर किया जाएगा। सरकार पहल कर रही है, लोग लेकिन बरहम है, हर जगह हमने देखे हैं, और ये वाकई में सही बात है कि इस पे जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमने देखा लगातार इस पे जम्मू में, कश्मीर वैली में जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम इसको नहीं लगवाने देंगे। सरकार ने कड़े कदम तो उठाए, नोडल ऑफिसर्स बनाए, थ्रू जो तहसीलदार हैं, कंसर्न तहसीलदार, वो लगवाएंगे, पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन अब सरकार एक समझौते की राह पे भी चल रही है, एक मिडिल वे तलाश रही है, और मिडिल वे यही है कि लोगों को ये बावर किया जाए कि नहीं, सरकार आपके खिलाफ नहीं है, हम स्मार्ट मीटर्स आप पे थोप नहीं रहे हैं, बल्कि स्मार्ट मीटर्स के बारे में जो आपकी गलत फहमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। हम संजीदा हैं कि आपके मसले और मसाइल को हल करने के लिए, और यही जो अभी लगाए जा रहे हैं एक हफ्ते के अंदर काम किए। बहुत शुक्रिया आपका समेत तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। स्मार्ट मीटर्स हैं, लेकिन जेपीडीसी का कहना है कि इन स्मार्ट मीटर्स को जो क्षतिग्रस्त हो गए, मीटर तो स्मार्ट है लेकिन क्षतिग्रस्त हो गए, खराब हो गए हैं, या किसी तरह से वो खराब हो गए, तो उन्हें बदल दिया जाएगा एक हफ्ते के अंदर। साथ ही हेल्पलाइन भी जो है उसका सिस्टम जो है वो अनाउंस किया जाएगा ताकि लोग अपनी ग्रीवांसेस वहां रख सके। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
रिसालत से विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने भाग भी लिया। वो कल ही सीकर पहुंचे हैं। दौसा रेप केस पे घिरी बसपा थाना पुलिस। आरोपी पुलिसकर्मी महेश गुर्जर फरार। मामले में बसपा थाना एसएचओ रामनिवास मीणा सस्पेंड। पीड़िता की शिकायत के बावजूद केस नहीं किया गया दर्ज। अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा। छात्रा की फोटो वायरल होने पर हुआ बवाल। सिक्योरिटी ऑफिसर पर फोटो वायरल करने का आरोप। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने छात्रों को जूस पिलाकर खत्म अनशन कराया। छात्र संघ चुनाव की रोक पर भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में सीएम गहलोत, सचिन पायलट समेत सभी 29 सदस्य मौजूद रहेंगे। टिकट चयन के लिए गाइडलाइन पर चर्चा संभव। सीएम अशोक गहलोत ने सखियों स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। जम्मू कश्मीर के कटरा का आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दौरा करेंगे। मातृका ऑडिटोरियम कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में वो शिरकत करेंगे। तो आज कटरा जाएंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, जहां आज वो कटरा में एक जो यूनिवर्सिटी है श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। मनोज कौर हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, इनपुट एडिटर JNK। मनोज जी, आज इस दौरे को कैसे देखा जाए और ये माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना दिवस समारोह है, ये कितना खास है? क्या अपेक्षा की जा रही है? क्या खास आज इस मौके पर एलजी साहब वहां कह सकते हैं या कुछ घोषणा या ऐलान कर सकते हैं शिक्षा को लेकर? हाँ, देखिए विशाल, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है एक पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1999 में इसको स्थापित किया गया था एक एक्ट के तहत, और उसके बाद से ये लगातार यहाँ पर जो स्टडीज हैं वो चलती हैं। और आज उसका स्थापना दिवस है और एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जब से एलजी मनोज सिन्हा ने अपना कार्यभार संभाला है तो बाकी क्षेत्रों के साथ साथ उनका जो मुख्य जो उनका प्रायोरिटी रही है वो एजुकेशन सेक्टर रहा है। तो ऐसे में आज वो यहाँ जब संबोधन करेंगे तो वो इस बात का उल्लेख जरूर करेंगे कि उनके कार्यभार के दौरान कितना यहाँ पर ये जो तालीम का क्षेत्र है उसमें कितनी उपलब्धियां की गई है और कितना कुछ डेवलपमेंट हुआ है इस क्षेत्र के बारे में। और क्योंकि हमने देखा कि जो जैसे मैंने कहा कि जो मेन फोकस रहा है एलजी मनोज सिन्हा का वो एजुकेशन सेक्टर पे, और हमने देखा कि जो यूटी है, यूटी में अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम देखें, जो चाहे वो प्राइमरी सतह की एजुकेशन हो या हायर स्टडीज हो, तो उसमें खास एक जो फोकस रहा है एलजी मनोज सिन्हा का। और हमने देखा जितनी भी यहाँ पर इससे पहले जो कन्वोकेशन हुए उसमें उन्होंने बार बार ये जिक्र किया कि सरकार का फोकस जो है वो जो हायर एजुकेशन है उस पर जरूर रहेगा। और उन्होंने बार बार एक बात का जो उल्लेख किया है वो ये है कि जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए। जिस तरह से पहले ये देखा जाता था कि जो गैप होता था स्टूडेंट और टीचर के बीच में, उस तरह का गैप नहीं होना चाहिए। बार बार उन्होंने ये कहा है कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्रिएटिविटी जो है उसको उभार के एक टीचर उसमें मदद करे ताकि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो उभर सके। और रिसर्च खासतौर पे जब हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं मिसाल, तो रिसर्च एक बहुत बड़ा इशू होता है कि रिसर्च जितना ज्यादा होगा उतना ही आगे जो है तालीमी क्षेत्र जो है जो एजुकेशन सेक्टर है वो आगे बढ़ पाएगा। तो ऐसे में ऐसे माना जा रहा है कि आज भी वो इसी बात पे ज्यादा उनका फोकस होगा यहाँ जो एजुकेशन सेक्टर में
काम हुआ है। और क्योंकि एक ये मौका है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का, तो वो शायद एक कुछ और भी ऐलान कर सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के बारे में क्या कुछ सरकार के पास जो पॉलिसियां हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, या नई पॉलिसीज जो सरकार यहाँ पर लाना चाहती है उसका उल्लेख भी कर सकते हैं। जी साहब। जी मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मनोज कौल जी ने हमें बताया कि क्या अपेक्षाएं हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है। चूंकि एलजी मनोज सिन्हा जो है उनका बहुत ज्यादा फोकस रहा है शिक्षा खासतौर से, तो इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ नई घोषणा भी ऐसे मौके पर कर सकते हैं जबकि वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हो रहे होंगे। और अब खबर राहुल गांधी से जुड़ी। राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। लद्दाख दौरे का आज उनका तीसरा दिन है। पैंगोंग लेक के लिए निकले राहुल गांधी सुबह। राहुल गांधी बाइक से निकले। राहुल गांधी, ये एक अच्छी खबर है जो राहुल गांधी के हवाले से आ रही है कि पैंगोंग लेक के लिए राहुल गांधी निकले हैं। राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर है और लद्दाख दौरे पर राहुल गांधी जो है वो आज उनका लद्दाख दौरे का तीसरा दिन है और पैंगोंग लेक के लिए राहुल गांधी निकले हैं। वो पैंगोंग लेक जा रहे हैं, वहाँ के नज़ारे से वो जो है महसूस होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी जब पैंगोंग लेक के लिए निकले तो जो खबर है उसके मुताबिक राहुल गांधी सुबह बाइक से निकले, यानी वो बाइक की सवारी करते देखे जाएंगे। ये वो तस्वीरें आप देखिए, ये राहुल गांधी की तस्वीर है और वो बाइक पर सवार होकर राहुल गांधी पैंगोंग लेक निकले हैं। तो राहुल गांधी की आज की ये इस वक्त की एक तस्वीर और ताज़ा जानकारी कि राहुल गांधी बाइक पर सवार होकर पैंगोंग लेक के लिए निकले हैं, पैंगोंग झील के लिए निकले हैं। राहुल गांधी का आज लद्दाख का तीसरा दिन है, लद्दाख दौरे का। लद्दाख पहुंचने के बाद आज उनका तीसरा दिन है। पहले दिन तो तकरीबन वो 1-1:30 बजे करीब वहां पहुंचे ही थे। हालांकि जिस दिन वो पहुंचे थे पहला दिन था आज से ठीक एक दिन पहले, तो उस दिन भी एयरपोर्ट के बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में राहुल गांधी के जो सपोर्टर्स हैं वो वहाँ पहुँचे थे। और आज तीसरा दिन है। आज खबर ये है कि राहुल गांधी जो है वो आज पैंगोंग लेक की तरफ निकल चुके हैं बाइक से। मोरूप वहाँ से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मोरूप स्टैंडन। मोरूप पर राहुल गांधी हम लोग ऐसा समझते हैं शायद कि 2 दिनों का दौरा, हल्के वो तो तीसरे दिन भी आज वहाँ हैं और आज भी शायद वो दिन भर वहाँ रहेंगे। क्या अपडेट मिल रही है उनके दौरे के ताल्लुक से? जी विशाल, जैसे कि आप हमारे जो विजुअल में देख पा रहा होगा कि आज सुबह राहुल गांधी लगभग 7:30 बजे करीब पैंगोंग और के निकला। उसमें वो बाइक पे निकला और कुछ अपने क्लोज साथियों के साथ बाइक पे निकला। तो पैंगोंग जो बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है लेह सिटी से। तो आज वो उधर ही नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद जो कल की बात करें तो मेरे ख्याल से कल भी स्टे करेंगे, क्योंकि कल उनकी जो लेट फादर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो पूजा के तौर पे और छोटे से फंक्शन के तौर पर पैंगोंग झील के किनारे करेंगे। और इसका जो अरेंजमेंट सारे जो दुर्बुक ब्लॉक में जो कांग्रेस के वर्कर है उन सब के साथ मिलके वहाँ पर एक पूजन होगा, फिर उनके जो छोटा सा फंक्शन होगा। जी, तो आज तो पैंगोंग नाइट स्टे करेंगे ही करेंगे। हमें लगता है कि कल की नाइट स्टे का भी वहाँ पर बताया जा रहा है। जी विशाल। तो मोरूप, क्या राहुल गांधी जो है अपने दौरे के दौरान वो क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, किस किस से मिलने वाले हैं? क्या वो हर वक्त मतलब एक थोड़ा लोगों को क्या एक नई जानकारी देना चाह रहे हैं, सरप्राइज देना चाह रहे हैं? वो आज बाइक से पैंगोंग निकल गए। लगभग 150 किलोमीटर का सफर है जैसा आप बता रहे हैं। लेह सिटी से तकरीबन 150 किलोमीटर वो बाइक से निकले हैं। मुझे ये बताइए कि क्या उनके दौरे को लेकर वहां की जो कांग्रेस का जो अपना संगठन है, क्या उसने कोई ब्यौरा दिया है, कोई डिटेल दी है कि राहुल गांधी दरअसल 3 या 4 दिन रहेंगे तो क्या क्या करेंगे मुख्य तौर पर? जी हाँ, जैसे कि जो कांग्रेस के जो यहाँ पर है ऑफिस, उनकी तरफ से कोई फॉर्मल कोई जो डिटेल प्रोग्राम नहीं बताया, लेकिन हमें सूत्रों से पता चला है कि कल भी रहेंगे, आज तो रहेंगे, कल ऐसे प्रोग्राम का व्यवस्था है। उसके बाद उनका नुब्रा जाने का भी प्रोग्राम बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। तो और एक ये भी बताया जा रहा है कि वो लोगों से क्लोजली मिलना चाहते हैं पूरा, जैसे कि कल एक इंट्रोडक्शन था यूथ के साथ, तो उसके बाद एक एग्जीबिशन में भी शिरकत किया। हालांकि वो उसमें कुछ ही लोग जो
गिने चुने लोग ही थे। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ तो काफ़ी यूथ आए, तो उन्होंने भी जो उनकी अपने जो क्वेश्चन है उनसे पूछा और जो यूथ के साथ भी काफ़ी इंटरेक्शन किया। इसमें हालांकि मीडिया को जाने नहीं दिया, तो ऐसे खबर निकल के आ रहा है को धीरे धीरे जाके लद्दाख के जैसे नुब्रा भी मैंने जाने की बात किया, शायद वहाँ भी जा सकते हैं, सुनने में आया, तो वहाँ भी जाके लोगों से बातचीत करेंगे। जी वैशाल जी, तो राहुल गांधी जो है आप बता रहे हैं कि वो लोगों से मिलना चाहते हैं और अलग अलग तरह के लोगों से मिलना चाहते हैं। वो बाइक पर आज पेंगोंग झील के लिए निकले हैं। मुझे एक सिर्फ ये बताइए कि क्या कांग्रेस के नेताओं से या वर्कर्स से या स्टेट फंक्शनरीज से उनकी कोई मीटिंग हुई और क्या उसके बाद राहुल ने कुछ ब्रीफ किया मीडिया को? जी वैशाल, हालांकि मीडिया से तो कोई ब्रीफ नहीं किया, लेकिन जो कांग्रेस के वर्कर से वो काफ़ी लोगों से मिला, लेकिन क्या उसमें बातचीत हुआ ये सामने नहीं आया। और कल की बात करें तो कल कुछ सिविल सोसाइटी से भी मिले, वहाँ पर जो ग्रैंड ड्रैगन में कुछ गिने चुने लोगों से भी शाम को मिले, तो वहाँ भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। हालांकि किसी मीडिया को जाना अलाउड नहीं था। उसके बाद एक बात और अहम बात बताया जाता है, जैसे कि हम सबको पता है हिल काउंसिल करगिल का इलेक्शन है अभी इस वक्त, नॉमिनेशन बहुत ज़ोर से बढ़ रहा है। तो 24 या 25 तारीख को वो करगिल में भी जाने का लोगों को बताया जाता है सूत्रों के हालात से। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है वो करगिल में भी जाके लोगों से मिलेंगे ग्राउंड पे। तो इनका ये बताया जा रहा है कि मकसद ये है कि लोगों से जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक पाद यात्रा किया, उसी तरह जो उस समय लद्दाख नहीं आ पा, तो इस बार लद्दाख आके लोगों से जितना हो सके वो लोगों से मिलेंगे। अपने जो दूर दूर जहाँ तक पहुँच सकते वहाँ जाके वो लोगों से मिलेंगे। जी विशाल। मोरूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हम फिर आपके पास लौटेंगे किसी बुलेटिन के अगले हिस्से में और आपसे और अपडेट लेंगे। तो राहुल गांधी बाइक से निकले हैं लेह सिटी से पेंगोंग झील। बाइक पर सवारी करते हुए राहुल पेंगोंग झील के लिए निकले हैं। बताया जा रहा है कि आज हो सकता है कि वो पेंगोंग झील इलाके में ही आज वो ठहरे, आज वहीं रुक जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि आज का दिन भी पूरा उनका वहां बीतेगा, फिर कल भी वो दिन में लद्दाख में ही रह सकते हैं, शायद करगिल भी जाए, ऐसा हमारे रिपोर्टर कह रहे थे कि हो सकता है कि राहुल का करगिल का भी दौरा हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। Doctors, 67+ crore viewer. 15% बढ़ाने की घोषणा की। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। स्कूटी खरीदने पर नहीं लगेगा ब्याज। वहीं सखी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा 2030 तक राजस्थान नंबर 1 की श्रेणी राज्यों में आएगा। श्री गंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भाग ले जाने की और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 60,000 रुपए की आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। बूंदी में खटर टेल क्षेत्र में नहरी पानी की पहुंचाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों को संबोधित करने पहुंचे कोटा UIT AEN और बेड़ा समाज कार्यकारी जिलाध्यक्ष ज्योतिराव मीणा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर रोक हटाने और चुनाव शीघ्र करवाने की मांग की। मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को लिखे पत्र में विधायक दीप्ति ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में अच्छी शिक्षा व्यवस्था में छात्र संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण ओलंपिक खेल का खंड स्तरीय उद्घाटन को राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने किया। विधायक ने टीमों की परेड की सलामी लेकर औपचारिक घोषणा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में झालावाड़ जिले में 6 करोड़ की लागत के 56 दरवाजा पेड़ावा पुल निर्माण कार्य, 12.65 करोड़ की लागत के पलायथा से सुबरवाया जोलपा सड़क के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया गया। राजसमंद के बोरज का खेड़ा में खेतों में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर पर एक तेंदुआ चढ़ गया। करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। श्रावणी तीज मेले के तहत दूसरे दिन आज रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्टेशन इलाके से आयोजित इस कार्यक्रम में अंता से आई कलाकारों की पार्टी ने मंच पर कच्ची छोड़ी नृत्य कला का खूब धमाल मचाया। ये आयोजन एक दिन कबल हुआ था।
राजस्थान में भीलवाड़ा के खरटा गांव में तालाब में नहाते पानी में डूबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक को ग्रामीणों ने बचा लिया। ये तीनों मजदूर विजयनगर क्षेत्र के रहने वाले थे, जो घरटा माताजी मंदिर परिसर में आरसीसी की छत डालने आए थे। टोंक के घाट थाना इलाके के खोरई गांव के तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक के डूबने की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उदयपुर में 21 से 23 अगस्त तक 9वां सीपीए भारत शिल्प सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर 2 आरोपी युवकों के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता का अस्पताल में मेडिकल करवाया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सीकर पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति चार्टर विमान से तारपुरा हवाई पट्टी पहुंचे और यहां से सालासर के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। पूर्व राष्ट्रपति सालासर विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने भाग भी लिया। वो कल ही सीकर पहुंचे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 के एलएच पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। लद्दाख स्थित कारगिल के द्रास में विस्फोट होने से 3 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, साथ ही 9 लोग घायल हो गए। यह हादसा एक स्क्रैप साइट के पास हुआ। घायलों को एसडीएच द्रास में भर्ती करा दिया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। तो करगिल जिले के द्रास सब डिवीजन में एक स्क्रैप साइट पर धमाका होता है। धमाका जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में 2 लोगों की मौत होती है। कुछ ही दिनों के बाद ये पता चलता है, कुछ घंटों के बाद ही, कि तीसरी मौत भी हो गई है। यानी कि द्रास में जो धमाका हुआ स्क्रैप साइट में, उस धमाके की वजह कर 3 लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि 9 लोग अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और इस धमाके को लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो या खुफिया एजेंसी हो, वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गई हैं, चूँकि द्रास जो है वो करगिल ज़िले में पड़ता है और काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। वहाँ से जो इंटरनेशनल बॉर्डर वो बहुत ही करीब है। ऐसे में उस बॉर्डर वाले इलाके में इस तरह का एक धमाका होना, भले ही वो स्क्रैप साइट पे हो, इसकी गहन छानबीन की ही जानी चाहिए। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हुए हैं। नूरुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नूरुल इस्लाम, क्या अपडेट मिल रहा है इस बारे में, इस घटना के बारे में, और क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ विशाल, अगर जिस तरह हम बात करें कल के हादसे के बारे में, जो दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसके चलते जो 3 लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा और 9 लोग जिस तरह जख्मी हैं। इस वक्त अगर मैं आपको अपडेट की बात करूं तो इस वक्त जो है इंडियन आर्मी और जो यहाँ के पुलिस है, वो पूरे जहाँ ये माइन ब्लास्ट हुआ था उस पूरे एरिया को जो है सैनिटाइज कर रहे हैं, ताकि वहां और ऐसा कोई हादसा पेश ना आए। विशाल जी, तो इसका मतलब ये है कि उसकी गहन छानबीन होगी। और क्या वो जो जहां पर ये धमाका हुआ है, उस स्पॉट से जो पॉपुलेशन है, जो आम आबादी, वो कितनी दूरी पर है? जी हाँ विशाल, मैं आपको यहाँ एक चीज बताते चलूं कि जहाँ ये जो स्क्रैप यार्ड है, पुलिस ने ऑलरेडी कल रात को ही यहाँ जो है एफआईआर लॉन्च किया हुआ है, जिसका ये जो प्रॉपर्टी था, क्योंकि इलीगल जो है प्रॉपर्टी रखा गया था। और अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो जहाँ ये स्क्रैप यार्ड है वो मेन मार्केट के जस्ट बाहर, यानी मेन मार्केट से ही बता देंगे, और उसी के सामने जो है वहाँ 2-3 स्टाफ होटल्स भी हैं और उसके अपोजिट में जो है आर्मी रेजिमेंट भी है। तो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बनता है, और इसको जो है पुलिस जो है कल रात ही इसमें जो है लगी हुई है, वो पूरी तरह जो है छानबीन चल रहा है। विचार जी, और जो घायल थे उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? तमाम घायल स्थिर हैं, उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है? जी हाँ विशाल, जिस तरह हम इंजर्ड और जो डेथ, जो यहाँ जो लोग यहाँ जो डेथ हुए थे उसकी बात करें तो कल रात को जो था यहाँ लगभग 2 लोग यहाँ डेथ हो गए थे। जो अभी जिस तरह सुबह की रिपोर्ट आ रहा है कि हमें एक और यहाँ डेथ हो गया, तो जो डेथ जो है वो 3 हो गए हैं। यहाँ 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और वहीं इंजर्ड की बात करें तो सुबह यहाँ से एक को फिर से शिफ्ट किया गया है कारगिल हॉस्पिटल की तरफ। तो अभी जो है लगभग जख्मी 9 है, जिनका इलाज जो है इस वक्त कारगिल हॉस्पिटल में जो है इलाज चल रहा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नूरुल इस्लाम तमाम जानकारी के लिए। तो आर्मी ने उसे अपने घेरे में ले लिया है, उसे सैनिटाइज किया जा रहा है उस इलाके को, और साथ ही साथ इसकी गहन छानबीन भी की जाएगी, चूंकि काफ़ी संजीदा और सेंसिटिव ये इलाका हो जाता है, बॉर्डर से बहुत करीब का इलाका है, करगिल जिले में यह हुआ है। और अगली खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से। शिमला के शिव बावड़ी में सोमवार को हुए भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड के दौरान की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। आपको हम टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसको आप देखें, इससे अंदाजा होगा कि कितनी तेज जो है वो धार थी उस मलबे वाले बाढ़ की। ऐसा लग रहा है कि बाढ़ जो है वो ऊपरी पहाड़ के ऊपरी हिस्से से चली आ रही है बहुत तेजी के साथ, और पूरा मलबा है उसमें। तो आप स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। इसी सैलाब ने शिव बावड़ी में भारी तबाही मचाई। ये सैलाब करीब 1 किलोमीटर दूर से आया था, जिसने फिर शिव बावड़ी, यहाँ पर एक मंदिर था, एक बड़ा सा शिव मंदिर था, उसको अपनी चपेट में ले लिया, और उसके ऊपर वो मंदिर पूरी तरह से पहाड़ के बड़े मलबे में वो बिल्कुल दब कर रह गया। और उसका ही नतीजा है कि वहां पर अब तक 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इन 16 में से 14 लोगों के शव पहले ही मिल गए थे, 15वां शव कल मिला है। उसके बाद कल देर शाम एक और शव मिला है, जिसके नतीजे में अब ये जो मरने वाले की जो संख्या है वो बढ़कर 16 पहुंच गई है। शिमला के समर हिल इलाके में सोमवार को हुए भीषण लैंडस्लाइड में मलबे के नीचे से कड़ी मशक्कत के बाद जो शव निकाला गया है एक और, तो उसे मिलाकर अब कुल 16 शव वहां से निकाले जा चुके हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि 16 लोगों की जानें गई हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा, और अभी मलबे में 5 और शवों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दाहिनी तरफ जो तस्वीर है वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है उसकी तस्वीर है, और जो बाईं तरफ आप तस्वीर देख पा रहे हैं उस तस्वीर में वो नज़ारा है, वो वीडियो है जब पहाड़ के ऊपरी हिस्से से बहुत तेज गति से बहता हुआ मलबा बाढ़ की शक्ल में शिव बावड़ी तक पहुंचा था, मंदिर तक पहुंचा था। उसने मंदिर को बिल्कुल अपने मलबे में बिल्कुल दबा लिया था, और जिसके नतीजे में इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। 16 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं, जिसे 16 शव बरामद किए जा चुके हैं, और कई और शवों के दबे होने की अभी भी आशंका व्यक्त की जा रही है। ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, आगे भी अभी जारी रहेगा। कुल मिला के अभी तक हमारे पास 20 लोगों के गुम होने की सूचना थी, जिसमें से 16 जो है वो डेड बॉडीज़ को रिट्रीव किया गया है। और इस दुखद घटना में सभी लोग मिलके, सारी एजेंसीज मिलके कार्य कर रही हैं, और हम लोगों को जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और हमारे रिपोर्टर राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। राजेंद्र, इस वक्त की क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ऑपरेशन समरेल में अभी जारी है, और आज भी जारी है, और आज 9 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि आमतौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन कल देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एक डेड बॉडी जो फंसी हुई थी उसको निकालने में काफ़ी वक्त लगा, और 8 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन क्लोज किया जा सका। तो आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, और बड़ी संख्या में सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय जवान मौजूद हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो ऐसे में आज उम्मीद की जा रही है कि शायद आज रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कल स्ट्रैटर्जी सेना को बदलनी पड़ी पूरे सर्च ऑपरेशन की, और जहां अंदेशा जताया जा रहा था शव मिलने का या लोगों के दबे होने का, वहां लोग दबे हुए नहीं थे, क्योंकि फ्लड बहुत जोरों से आया था। तो ऐसे में काफ़ी स्कैटर्ड प्लेसेस के ऊपर, काफ़ी बड़े क्षेत्र के ऊपर अब डेड बॉडीज़ मिल रही हैं या लोग मिल रहे हैं। तो अब नाले की तरफ को रेस्क्यू ऑपरेशन का रुख कर दिया गया है, और नाले में सर्च की जा रही है, और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ कुछ लोग फंसे हुए हो सकते हैं। अभी भी जो पुलिस के पास नाम दर्ज हैं, जो परिजनों की तरफ से एफआईआर मिसिंग की करवाई गई है, 21 लोग वो हैं, और अभी तक 16 सब बरामद हुए हैं। तो ऐसे में 5 लोगों के अभी और दबे होने की, मलबे में दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा
और लोग भी हो सकते हैं। ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोई मजदूर या प्रवासी मजदूर या अन्य जो लोग आसपास के हैं उनमें से भी कोई हो सकता है। तो ऐसे में करीब 5 या इससे अधिक लोगों का अभी वहाँ से सर्च किया जाने है और बड़ी संख्या में NDRF सेना और स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो दिक्कत सर्च ऑपरेशन में आ रही है वो सबसे बड़ी यही है कि नाले में ना तो आप किसी मशीनरी का प्रयोग कर सकते हैं, ना कोई आधुनिक उपकरण वहाँ पर ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नीचे है। ये जो स्थान है जहाँ शिव मंदिर है वहाँ से हम कह सकते हैं कि 500 मीटर से भी अधिक नीचे का ये एरिया है। और दूसरा ये कि अब जो एरिया ऑफ सर्च है वो बहुत बड़ा हो गया है। जिस प्रकार से मलबा वहाँ पर फैला हुआ है तो वो एरिया ऑफ सर्च भी काफ़ी बड़ा हो गया है। वहाँ पर भी दिक्कत अब सर्च के लिए करनी पड़ रही है। हालांकि स्थानीय चलिए आप हालात पर नजर बनाए रखें। राजेंद्र, हम आपके पास अपडेट के लिए फिर आएंगे और सराहनीय है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि जो राहत और बचाव ऑपरेशन है वो अब भी जारी है। इस बात से ही आप इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि छठा दिन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 5वें दिन की देर शाम तक एक शव भी बरामद हो जाता है। तो इस सबर हिल वाले हादसे में अब तक जो कुल तादाद है शवों की वो 16 हो चुकी है और अभी भी यह अंदेशा है, ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि 5 लोगों के कम से कम उसमें दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। इसके साथ ही फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।